नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं एके एकेडमी में। आज आप लोग देखेंगे वर्णमाला का पहला चैप्टर जो हिंदी में पूछा जाता है और आपकी यूपी पुलिस के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन आपके लिए क्लासें ले रहे हैं। आज हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला को कहते हैं और क्या कह सकते हैं? वर्णों की माला। वर्णों की माला का मतलब क्या होता है? जैसे हमने एक माला बनाई है, एक हमने क्या बनाई है? माला बनाई है। इसमें माला में क्या होंगे? एक गेंदा का फूल डाला है, मान लो एक गुलाब का डाला है, तो हम इसी क्रम में डालेंगे, ठीक है? इसी क्रम में गेंदा के बाद गुलाब आएगा, ठीक है, और गुलाब के बाद फिर गेंदा आएगा, ठीक है। ये होती है क्या? एक माला, वर्णों की एक माला। वर्णों की माला मतलब जैसे हमने लिखा, परिभाषा पहले इसकी पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या कहती है? वर्णों के वर्णों के वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा का, खा, गा, घा, या हमने स्वरों से शुरुआत कर दी। इसका मतलब एक क्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घा पहले आ जाएगा, का बाद में आएगा, खा पहले आ जाएगा, का बाद में आएगा। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा आपका। इसलिए परिभाषा कहती है वर्णों के व्यवस्थित, मतलब एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे हमने आपको समझाया कि कोई माला बनानी है तो पहले गेंदा का, फिर गुलाब का, फिर गेंदा का, फिर गुलाब का लगाएंगे फूल। अगर हम क्या करेंगे, गेंदा गेंदा और गुलाब गुलाब लगा देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन इसी की दूसरी परिभाषा वर्ण वर्ण समूह है। वर्ण समूह है। वर्ण समूह क्या कहता है कि वर्णों के अव्यवस्थित समूह को, किसके? वर्णों के अव्यवस्थित अव्यवस्थित समूह को वर्ण समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण समूह कहते हैं। अब क्या होगा कि कभी कभी हम जैसे यहाँ से लिखे, हमने सीक्वेंस से का, खा, गा, घा। अगर हम यहाँ पर का, खा ऐसे घा लिख सकते हैं, खा यहाँ लिख सकते हैं। यदि हमने उल्टा सीधा क्रम कर दिया तो क्या होगा? वर्ण के अव्यवस्थित समूह को वर्ण समूह कहते हैं। जैसे हमने इसको एक क्या है, सीक्वेंस में लगाया था, गेंदा फिर गुलाब फिर गेंदा फिर गुलाब। अब इसमें क्या होगा? वर्ण समूह क्या कहता है? वर्णों के अव्यवस्थित समूह को। ये व्यवस्थित का मतलब एक सीक्वेंस में लगे होंगे, अव्यवस्थित का मतलब कोई भी सीक्वेंस नहीं है, कहीं भी कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ पर जैसे मान लो इसमें क्या कर सकते हो, ये एक माला है मान लो, तो इसमें हमने गेंदा लगाया, फिर गेंदा भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या होगी? वर्णों की माला नहीं होगी। ये क्या कहलाएंगे फिर? वर्ण समूह। इसलिए कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण माला कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं वर्णमाला में और क्या क्या होता है। वर्णमाला में और क्या क्या होता है? एक आपके स्वर होते हैं, एक आपके व्यंजन होते हैं। नंबर एक आपके स्वर होते हैं और नंबर दो आपके व्यंजन होते हैं। तो पहले हम आपको स्वरों के बारे में बताएंगे। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वर पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि क्या कहती है इसकी परिभाषा। वे वर्ण जो स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं जाते हैं
उन्हें उन्हें हम क्या स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर की परिभाषा कहते हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वतंत्र का मतलब होता है कि हमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि आप कहीं जा रहे हैं, मम्मी पापा अगर कुछ नहीं कहते तो आप क्या है, स्वतंत्र घूम रहे हो। अगर कहीं घर से निकले और मम्मी पापा ने कह दिया नहीं वहां नहीं जाना है तो हम लोग वहां नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब किसी को कोई रोकथाम नहीं। ठीक है, तो वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लड़कों को, इसलिए हम बता रहे हैं स्वरों की संख्या। पहली बात तो हम एक मेन टॉपिक से देख लेते हैं, कुल स्वर होते कितने हैं। पहले देखते हैं कुल स्वर टोटल स्वर कितने होते हैं, तो 13 होते हैं आपके। 13 कौन कौन से होते हैं पहले देखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आपका हो जाएगा आहा। ठीक है, कुल स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तो आपको बताना है 13। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो चुके हैं आपके। पूछेगा बताइए लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या मतलब तुम किन किन को लिख सकते हो। तो भाई लिखने के लिए तो हम सबको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें लिखने में। तो कितनी हो जाएगी आपकी, ये सभी आल कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। फिर पूछता है बताइए मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है, मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है, मुख्य स्वरों की संख्या, मुख्य स्वरों की संख्या। आपको सेट पेपर लगाओगे तो आपका जे ऑप्शन भी मिलेगा और आपको जे भी मिलेगा 11। सर्वमान आपका 11 होता है। कभी यदि कुछ ना कहे, यदि कंडीशन लगाए कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए या पूछे कुल स्वरों की संख्या बताइए तो आपको 13 देना है, नहीं तो क्या देना है, मुख्य स्वरों की संख्या 11 देनी है। ठीक है, 11 में आपके कौन नहीं, आपके इसमें जे हट जाएंगे। ठीक है, 11 और 2 13, अंग और आहा को छोड़कर, अंग और आहा को छोड़कर। ठीक है, अंग और आहा किसको छोड़ेंगे, अंग और आहा को छोड़ करके हम लेखन के आधार पर आपके 13 हो जाएंगे, जे आपके कुल स्वर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है। इसी को सभी को हम सबसे ज्यादा सर्वमान यही है। ठीक है, सेट पेपर में यदि कुछ ना कहे तो आपको आंसर क्या देना है, ओनली 11। उच्चारण की दृष्टि से अब लिखना है, एक कंडीशन इसकी पूछी जाती है उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है। तो बताइए, इसमें आपका आंसर होगा 10। इसमें से कौन कौन छोड़े जाएंगे, एक तो आपका ऋषि छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और आपका अंग छोड़ दिया जाएगा और आहा भी छोड़ दिया जाएगा। इनको छोड़कर, इनको छोड़कर। इतनी बात समझ में आई। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें कोई रोकथाम नहीं है। ठीक है, स्वर आपके जे हुए हैं पूरे 13, लेखन के आधार पर 13 होते हैं, मुख्य स्वरों की संख्या 11, अंग और आह को छोड़ करके। उच्चारण की दृष्टि से जिनको अपन बोल सकते हैं उनको संख्या 10 है। इसके बाद चलते हैं अपन, इनके बोलने का स्थान है कुछ भी। और देखो स्वरों का वर्गीकरण कैसे हुआ है।
स्वर। स्वरों का आप देखते हैं वर्गीकरण, व्यंजन बाद में पढ़ाएंगे हम लोग। देखो अब स्वरों का क्या होता है वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण होता है। इसमें कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से होता है। नंबर 1 होते हैं इसमें हास्य स्वर और दीर्घ स्वर, और एक होते हैं लुप्त स्वर। ठीक है, अब चलो चलते हैं हास्य स्वर क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हास्य स्वर के बारे में हम जानेंगे। पहले हम स्वरों को फिर लिख लेते हैं एक बार, ताकि याद रहे कि हास्य स्वर में कौन कौन से आते हैं। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, और आपका हो जाएगा आहा। आपके ये हुए हैं 13 हास्य स्वर। हास्य स्वर की आपकी डेफिनेशन कहती है, हास्य स्वर इन्हीं को कहते हैं लघु स्वर। लघु स्वर इन्हीं को कहते हैं मूल स्वर। ठीक है, इतने इसके क्या है, एक नाम है। इनको हास्य स्वर को हास्य स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। अब देखते हैं इसकी परिभाषा कहती है। परिभाषा कहती है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें हास्य स्वर या कह सकते हो लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर कहते हैं। आगे लिखोगे इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 4। 4 में से आपके कौन कौन आ जाएंगे? पहले छोटा आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगी, ठीक है, छोटा ऊ आ जाएगा, और आपका ऋषि आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, छोटा आ आएगा, दूसरे नंबर पर छोटी ई आएगी, ऊ आएगा, और ऋषि आएगा। ठीक है, तो इनकी संख्या हास्य स्वर समझ गए कि हास्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, आ, ई, ऊ और ऋषि, या ई, ऊ और ऋषि। अब चलते हैं अपन दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर क्या कहता है? दीर्घ स्वर दूसरी हेडिंग है आपकी दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और किस नाम से जानते हैं? दीर्घ स्वर को गुरु स्वर और संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गुरु स्वर और आपका संधि स्वर। चलो चलते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे, कितना लगे? लघु स्वर से कितना लगे? 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर कहते हैं। अब इनकी संख्या बताइए कितनी है? इनकी संख्या है 7। यहां पर लिखो इनकी संख्या 7 है। कौन कौन सी है? हमने लघु स्वर में देख लिए थे, आ हट गया था, ई हट गई थी, ऊ हट गया था, ऋषि हट गया था। इनकी संख्या कौन सी है? बड़ा आ बचा यहाँ पर,
छोटा आ वहाँ हो गया था, बड़ा आ, अब क्या बचा, बड़ी ई, और आपका बड़ा ऊ, और आपका बड़ा ऊ के बाद ए आए, ए आए, और ओ आओ, ओ आओ। ये आपके 7 स्वर हो जाएंगे। दीर्घ स्वर कहेगा, गुरु स्वर कहेगा, संधि स्वर कहेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से कितना समय लगे, 2 गुना समय लगे, उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या बताई गई है 7। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 7। लघु स्वर हमने निकाल ली है, आ ई उ और ऋषि। ठीक है, इसके बाद क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। अंग आहा को अभी बाद में बताएंगे। ठीक है, अंग और आहा को, अंग और आहा को दोनों को मिला करके अयोग वाह कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं, दोनों को मिलाकर कहते हैं। ठीक है, आपके योग से बने और दोनों का वहन करने वाले। इसमें क्या होता है, आ के योग से बनते हैं और इसका स्वर और व्यंजनों का वहन करने वाले, लेकिन क्या होते हैं, दोनों का अलग है। ये बीच की कड़ी है। ठीक है, जिसे कह सकते हो स्वर और व्यंजन की बीच की कड़ी, स्वर और व्यंजन की, व्यंजनों की बीच की कड़ी, बीच की कड़ी कह सकते हो। ठीक है, ये आदमी ऐसे हुए हैं कि जो ना तो पढ़ने के लिए जाते हैं और ना घर पे रहते हैं, मतलब बीच के बीच घूमते रहते हैं, है ना। तो वही आदमी हैं ये लोग। अब आप समझ गए हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, और अब आपका डालना है लुप्त स्वर। लुप्त स्वर क्या होता है, लुप्त स्वर का प्रयोग आपने देखा होगा, कहीं भजन वगैरह सुने होंगे, उसमें लोग बाग बहुत जोर से एक आवाज को रटते रहते हैं, नाटक संवादों में भी चिल्लाते रहते हैं, हाय, तो 10 बार, मतलब एक बात को बहुत लंबे से खींचते हैं, जैसे हमने लिखा राम, ऐसे बोलते हैं, तो जी उसी का कारण है। ठीक है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लुप्त स्वर। इसकी परिभाषा लिखो, लुप्त स्वर, लुप्त स्वर। लुप्त स्वर की परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के, जिन स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में, उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, समय लगे, उन्हें 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 क्या कहते हैं, लुप्त स्वर कहते हैं, लुप्त स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, लुप्त स्वर कहते हैं। इसकी कोई संख्या नहीं है। इसके आगे लिखो, इसमें इनका प्रयोग, इनका प्रयोग, प्रयोग नाटक संवादों आदि में किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। हमने बताया, जैसे हमने लिखा राम, ऐसे लिखते, मतलब अपन ने बोला राम, इतना खींच दिया है इसको, कितना, रा को बहुत ज्यादा खींच दिया है, उसी को क्या कहते हैं, लुप्त स्वर। जो बीच में आए हुए हैं इनको क्या कहते हैं, लुप्त स्वर कहते हैं। आप समझ बैठे, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। चलो अब इनके चलते हैं उच्चारण स्थान। क्या होते हैं, उच्चारण स्थान के कौन कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है, कौन सा अक्षर कहाँ से बोला जाता है। गर्मी इसलिए है, फैन नहीं चला पाते, फैन चलाएंगे तो आवाज सही नहीं आएगी, इसलिए गर्मी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम उच्चारण स्थान पर। उच्चारण स्थान का पहले तो सही क्रम जान लो, पहले क्या जान लो, सही क्रम, पहले सही क्रम जान लो। उच्चारण स्थान का सही क्रम कभी कभी उसमें लगवा लेता है, उच्चारण, उच्चारण स्थान का, स्थान का
सही क्रम है। सबसे पहले आपको यहां से शुरू करना है। ये आपका क्या है? कंठ। कंठ जिसे वायल बॉक्स भी कहते हैं। तो पहले शुरू करना है आपको कंठ से। कंठ, इसकी एक क्रम है, तो के टी एम 2। ठीक है, लड़का कहता है अपने पिताजी से कि मुझे क्या लिखवा दो? के टी एम 2। बस इतना याद रखना है। इसका उच्चारण स्थान का सही क्रम मिल जाएगा। के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु। तालु को और क्या कहते हैं? तालब्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तालब्य। कंठ हो गया, टी से तालु। एम से बनेगा आपका मूर्धा। मूर्धा, इसे मूर्धन्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। के से कंठ, टी से तालु या तालब्य भी कहते हैं। मुंह से मूर्धा, एम से मूर्धा, डी से दंत। डी से क्या होते हैं? दंत। ठीक है, दंत को दंत दंत भी कहते हैं। और ओ से आपका हो जाएगा ओट्स। ठीक है, इसे ओट्साई भी ओट्साई भी कहते हैं। ठीक, ओट्साई। तो सबसे पहले इसका क्रम है एक। इसका क्रम कैसे लिखोगे? कंठ, कंठ आएगा, फिर तालु, कंठ तालु, कंठ तालु, मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, दंत, दंत और ओष्ठ। कंठ क्या होते हैं? कि जहां से कंठ से आवाज आती है उसे कंठ कहते हैं। जैसे हमने लिखा, हमने बोला का, कहां से निकली आवाज? कंठ से निकली हुई है। तालु, तालु में आपकी क्या होगी? कि जीभ कहां लगेगी? जीभ, जीभ आपकी ऊपर लगेगी। ठीक है, कहां लगेगी? जीभ ऊपर लगेगी। ऊपर लगेगी। क्या होगी? जो ऊपर का हिस्सा होता है जीभ के, वो होती है क्या? तालब्य। ठीक है, जब जीभ आपकी कोई वर्ण बोलने में, कोई आपकी जीभ आपकी उसमें लग जाए, ऊपर लग जाए, तो क्या होती है वहां? तालब्य। और जब जीभ आपकी किस में लग जाए? जीभ आपकी नीचे लगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? जीभ आपकी नीचे लगेगी। दंत में क्या होगा? दंत में क्या होता है कि जो वर्ण बोलेंगे अपन, उसमें क्या होगा? जीभ आपकी दांत पर लगेगी। जीभ किस में लगेगी? जीभ दंत पर लगेगी। कहां पर लगेगी? जीभ दंत पर लगेगी। ठीक है, ओट्स, ओट्स में आपका जीभ का कोई काम नहीं है। आपके होंठ, जैसे अपन ने बोला पा पा, तो यहाँ क्या है? होंठ दोनों मिले। ठीक है, तो होंठों का काम है यहाँ पर। तो दोनों होंठों का, दोनों होंठों का। ठीक है, होंठों का। ठीक है, जहां पर होंठ लगेंगे वहां पर हम तुम्हें बताएंगे होंठ लग रहे हैं, आप लोग बोलना फिर बताना। ठीक है, स्वर में आपकी ट्रैक नहीं लगती है, लेकिन व्यंजन में जरूर लगती है। ठीक है, स्वर में आपकी नहीं लगती है। चलो, तो इतनी बात समझ गए। पहली बात तो के टी एम 2, हमें इसको मिटा देना है। पहले रखना है के टी एम 2। ठीक है, तो के से साथ बोलेंगे हमारे। के से कंठ, के से कंठ का की के बाद टी आता है। टी से तालु, टी से तालु, एम, के टी एम, एम से मूर्धा, मूर्धा से के टी एम 2, डी से आ जाएगा दंत, दो का मतलब ओ का मतलब ओष्ठ, के टी एम 2। बस इतना रटना है, ये आपका सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ। जितनी बात समझ गए, जीभ ऊपर लगेगी आपकी, वो क्या कहलाएगी? तालु। जीभ जब नीचे लगेगी आपकी तो क्या कहलाएगा? मूर्धा। ठीक है, जिसे मूर्धन्य भी कहते हैं। जीभ आपकी दंत पर लगेगी। ठीक है, बोलते समय तो आपका दंत हो जाएगा, और दोनों होठों का यहाँ काम होगा तो होठ्स हो जाएगा। अब चलो चलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में आपके स्वर, स्वर चलते हैं। स्वर कहाँ से कौन बोले जाते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ऋषि, ए आए, ओ आओ,
अंग, और आपका हो जाएगा आ। हो गए 13? हाँ हो गए। अब देखो इन्हीं में से कोई निकलेगा कि कहाँ से बोला जाता है, कहाँ से बोला जाता है। तो यहाँ लिख सकते हो स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होगा? स्वरों का उच्चारण स्थान। सबसे पहले लिखेंगे आ, और आ कहाँ से बोले जाते हैं? बोलोगे आ तो क्या बोलेगा? यहाँ से निकलेंगे कंठ से आपके। कहाँ से निकलेंगे? कंठ से। ठीक है। ई, ई कंठ तालु। अब आपको कंठ तालु। ऊ कैसे बोले? ऊ, ऊ क्या हो रहा है वहां पर? जीभ का तो कोई काम नहीं है ऊ बोलने में। ऊ तो किसका काम है? ओट्स का। तो किसका है? ओट्स, ओट्स। ठीक है। ऋषि का रा मूर्धा से। किससे? ऋषि का रा मूर्धा से। ये क्या होते हैं? ऋषि मुनि। ऋषि और रा ये दोनों किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से। जैसे क्या होता है? ऋषि मुनि होते हैं। ठीक है। ऋषि मुनि के भारी भारी मूछें होती हैं, अच्छी बड़ी वाली होती ना। तो हमको याद रखना है कि ऋषि की क्या होती है? मूछें। मूछें क्या बन जाएगा? मूर्धा, क्योंकि ये बोलने से नहीं निकलेगा। ठीक है। कुछ को हम रटते हैं, कुछ को हम ट्रिक से रटा देते हैं। ठीक है। लेकिन रटना हमें जरूरी है, चाहे छल कपट से रटे या कुछ से भी रटे, लेकिन हमें रटना जरूरी है। इसलिए पहले रटेंगे कंठ, फिर तालु, फिर ओष्ठ, यहां तक के टी। ठीक है। और केटी के बाद अब ऊ आ गया तो ओष्ट आ जाएंगे। ठीक है। ऊ बोल के देखो एक बार, ऊ तो आपका ओष्ट आ जाएगा। इसके बाद आएगी मूर्धा। अब आपको कुछ नहीं करना है, रटना तो कितना है? ओनली आपको जे रटना है बस। केटी, केटी तो रट ही जाओगे, केटी रटना है, बाकी हमारी गारंटी है। ठीक है। सबसे पहले क्या रटोगे? आ कंठ से, ई तालु से, ऊ ओठ से, ऋषि मूर्धा। ऋषि में क्या होती है? रा। ऋषि का ये वाला रा भी होता है, इसी से मूर्धा से। अब देखेंगे, अब बारी आई ए आई की। ए आई कहाँ से बोले जाएंगे? दो दो से बोले जाएंगे। ठीक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, अब इनको याद रखना है। पहला और दूसरा मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे? कंठ, कंठ प्लस के तालु से। ठीक है। पहला और दूसरा मिलाएंगे कंठ प्लस के तालु से, ये बोल देंगे। जब ओ औ की बारी आएगी तो पहले का तीसरे से मिलान कर दो। कंठ प्लस के ओष्ठ, कंठ प्लस के ओष्ठ हो जाएंगे आपके। क्या हो जाएंगे? पहले का ए आई से यहां तक मूर्धा तक रखना है याद, इसके बाद याद नहीं रखना है। फिर क्या करना है? फिर ए आई आएंगे तो पहला दूसरा मिला देना है। ठीक है। पहला दूसरा, पहला कंठ दूसरा तालु। फिर तीसरा आया है ओ औ, तो आपका पहला और तीसरा मिला देना है, कंठ प्लस के ओष्ठ। जैसे कंठोष्ठ भी कहते हैं, कंठ तालव्य इसका पूरा नाम कर सकते हो, या कह सकते हो, क्या कह सकते हो? कंठ तालव्य। ठीक है। दोनों मिला करके, या तो कह सकते हो कंठ प्लस तालु। ठीक है। या कह सकते हो कंठ तालव्य। ठीक है। इसको क्या कह सकते हो? कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक। कंठोष्ठ कह सकते हो। अब बारी आई इसकी। अब इसमें से ये कुछ नहीं बोले जाते। ठीक है। अंग होता है ये नासिक से बोला जाता है। कहां से? नासिक। नासिक का मतलब नाक से। ठीक है। एक बार नाक दबा के बोलो अंग, तो नहीं बोल पाओगे, नाक में जोर पड़ेगा। ठीक है। तो ये किससे होता है?